हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। यह 10वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति की पहले बेसिक चीज़ें जानेंगे, इसके बाद हम यह जानेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें किस प्रकार से हल करना है। मैं आपको त्रिकोणमिति इतना बेहतर तरीके से सिखा दूंगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति इतना इजी होता है। तो पहले हम उसकी बेसिक चीज़ें जानेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है? तो त्रिकोणमिति जो हमारा है यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ। 3 शब्द हमारे क्या है? त्रि है, कोण है और मिति है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का तो कोण, और मिति का मतलब माप। माप कहे या मापन कहे। तो अब 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप। तो 3 कोण हमारे किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। 3 कोण हमारे किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। अब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो 3 भुजाएं भी होती हैं। त्रिभुज में अगर 3 कोण हमारे होते हैं तो 3 भुजाएं भी होती हैं। तो इस तरह से त्रिभुज में कुल कितने सदस्य हो जाते हैं? 6। इसी के आधार पर कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात बनाए गए हैं। क्या? 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। इसी के आधार पर कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि 3 कोणों की माप। तो 3 कोण हमारे हो गए त्रिभुज में। अब त्रिभुज में कितनी भुजा हो गई? 3। तो त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के माप का संबंध ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं की माप का संबंध ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति में हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हमें केवल समकोण त्रिभुज के बारे पर ही पढ़ना पड़ता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है हम उसको पहले जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण हो। जैसे इस तरीके से हो गया, यह हमारा समकोण त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? समकोण हो, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण तो होता है, लेकिन यह दोनों जो शेष कोण होते हैं यह न्यून कोण ही होते हैं। यह हमेशा 90 अंश से कम ही होते हैं, क्योंकि एक 90 अंश का हो गया तो यह दोनों में से कोई भी 90 अंश का नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 180 अंश होता है। अगर यह समकोण 90 अंश पहले से हो गया तो इन दोनों का योग 90 अंश के बराबर ही होना चाहिए। अगर उससे अधिक हो गया तो त्रिभुज हमारा वह संभव नहीं होगा। तो समकोण त्रिभुज में एक समकोण और 2 न्यून कोण होते हैं। ये हमारा समकोण हो गया। अब इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ये ए, बी, सी, कुछ भी अपनी इच्छानुसार त्रिभुज का नाम रखा जा सकता है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हमारी होती हैं। अब उस समकोण त्रिभुज का 3 भुजाओं का नाम हमारा क्या क्या होता है हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये हमारा 90 अंश का हो गया। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो यह तो हमारा 90 अंश का हो गया, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। अब बच गए हमारी 2 भुजा। अब मैं यह पता करना कि इन दोनों भुजाओं का नाम क्या होगा। इन दोनों भुजाओं का नाम हमारा क्या होगा? तो अब तो ये निकल गया, बचे हमारे 2 कोण। तो इन दोनों में से किसी एक को हम मुखिया अगर बना दें, जैसे किसी परिवार में 2 मुखिया तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर किसी परिवार में 2 मुखिया हो गए तो परिवार बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी अब हम 2 मुखिया नहीं कर सकते, किसी एक को ही हमें मुखिया बनाना पड़ेगा। अगर हम इसे मुखिया बनाएंगे तो इसको मुखिया नहीं बनाएंगे, अगर हम इसे मुखिया बना दिए तो इसे मुखिया हमें नहीं बनाना है। तो मान लीजिए अगर हम इसे मुखिया बना दिए और उसका नाम हम क्या कर दिए? थीटा।
तो ठीक जो मुखिया के सामने बैठा, मुखिया के सामने का मतलब क्या हो गया? सम्मुख। सामने का मतलब क्या हो गया? सम्मुख। तो ठीक है, इसके सामने हो गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं सम्मुख भुजा। कौन सी भुजा बोलेंगे? सम्मुख। और सम्मुख भुजा का दूसरा नाम होता है लंब। चाहे लंब ये कहिए या तो ये भी कहिए कि किसी भुजा पर या किसी बिंदु पर जो कोई वस्तु सीधी खड़ी होती है वो उस बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। अब आ गए आप त्रिभुज में आ जाएंगे, ए बी सी। तो दो भुजा तो हमें पता चल गया, ये कर्ण हो गया या लंब हो गया। अब बचा तीसरी भुजा। तो अब देखिए, ये तो नीचे का एकदम नीचे जो है वो क्या होता है? आधार ही होता है, क्योंकि पूरा पूरा त्रिभुज इस पर टिका हुआ है। तो हमारा क्या है? आधार है। ये क्या हो जाएगा? आधार। पूरा त्रिभुज इस पर बैठा मतलब आसन ग्रहण किया है, इसलिए इसे हम आसन्न भुजा कहते हैं। कौन सी भुजा बोलते हैं? आसन्न भुजा। तो यह समकोण त्रिभुज की हमारी तीन भुजाएं हो गई, कर्ण, लंब और आधार। अब आइए देख लेते हैं कि त्रिभुज कई तरह से बना दिया तो उसमें हमें कर्ण, लंब, आधार पहचानना कहते हैं कैसे है। तो कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इन दोनों में हम कोणों का मान बदलेंगे तो लंब और आधार बदलता है, लेकिन कर्ण हमेशा वही रहता है। जैसे मान लीजिएगा त्रिभुज हमारा इस तरीके से बन गया, त्रिभुज वही हो, बता रहे हैं। अब त्रिभुज जैसे हमारा इस तरह से बन गया, ये ए बी सी, ये तो 90 डिग्री का कोण हो गया। अगर कोण यहाँ हो जाए थीटा, तो बता दिए तो कर्ण हमेशा रहेगा, 90 अंश के कोण के सामने भुजा कर्ण हो गई। अब थीटा कोण हमारा यहाँ हो गया, ठीक इसके सम्मुख मतलब सामने, यह क्या हो जाएगा? लंब। अब यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इस तरीके से पहले हमें पहचानना है कि किस तरीके से कर्ण होगा, लंब होगा और आधार। अगर वही त्रिभुज इस तरह से बन गया, ऐसे बन गया त्रिभुज, अब 90 अंश का कोण हमारा यह हो गया, तो ठीक इसके सामने यह भुजा आ जाएगी, यह कर्ण हो गया। अगर हम थीटा यहाँ कर दें तो इसके सामने यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर त्रिभुज हमारा इस तरीके से मिल गया, तो 90 डिग्री का कोण हमारा यहाँ हो गया, तो 90 डिग्री के सम्मुख जो होगा क्या होगा? कर्ण होता है। अभी क्लियर किया गया। अगर थीटा कोण हमारा आपका यहाँ बना दिया, थीटा कोण अगर हम इसे मुखिया मान लें तो इसके सम्मुख जो बैठा हो क्या होगा? सम्मुख भुजा मतलब लंब। इसके सामने यह आएगा तो यह क्या हो जाएगा? लंब, और यह हमारा क्या हो जाएगा? आधार। तो इस तरह से कोण के आधार पर लंब और आधार तो बदलेंगे, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सब छोटे छोटे त्रिकोणमिति की बेसिक चीजें हैं। अगर इसको आप दिमाग में बैठा लिए तो त्रिकोणमिति बहुत ही इजी होती है, और एक कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 12 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से हर वर्ष पूछा जाता है। तो अब आइए जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कैसे होगा। तो कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमारे होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉसेक थीटा। ये मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमारे होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो हमारा होता है, यह लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे
लंब होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। अब यहाँ बहुत छोटी सी बातों का ध्यान देंगे। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। अब ऐसे देखिए परिवर्तन क्या हुआ है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर ठीक देखिए इसका उल्टा है। तो हम यहाँ से यह जान लेंगे कि टैन का व्युत्क्रम क्या होता है, काट होता है। टैन का व्युत्क्रम क्या होता है, काट होता है। अब आ जाएंगे सेक पर, तो सेक कर्ण बटे आधार, तो कर्ण और आधार आपका किस में आया, कौश में आया है। आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार ठीक उसका उल्टा है। तो हम यहाँ से यह भी जान लेंगे काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टैन का व्युत्क्रम काट होता है और काश का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। अब बच गया हमारा कौशिक, तो कौशिक लिखा गया कर्ण बटे लंब, और साइन में लिखा गया लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब। एकदम पूरा स्पष्ट है कि उसका उल्टा रूप लिखा गया है। तो अब साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन काश टैन और इनका व्युत्क्रम क्रमशः हो गया काट सेक और कौशिक। साइन का व्युत्क्रम कौशिक, काश का व्युत्क्रम सेक और टैन का व्युत्क्रम काट होता है। अब इनको याद करने के लिए हम बेसिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। ये जो होते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यूज कर लेंगे, और इसी का उल्टा करेंगे तो कक्का बटे लाल हो जाएगा। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण होता है, तो पहला जो होगा साइन होगा, पहला क्या होगा साइन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और ये टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। अभी जब क्वेश्चन हम हल करेंगे तो उसमें थीटा का मान कुछ भी बदल सकता है, वो जरूरी नहीं कि फार्मूला आपका साइन थीटा बताया गया तो क्वेश्चन में भी थीटा ही लिखेगा। वह कह देगा कोण ए बी सी पर ज्ञात करने के लिए जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ ए बी सी हमें प्रयोग कर देना है, बाकी सब बेसिक फार्मूला हमें वही यूज कर लेना है। तो इस तरीके से हल करेंगे तो त्रिकोणमिति बहुत ही ईजी लगने लगेगी। अब इसका उल्टा इन तीनों का अगर हम बनाएंगे तो हमारा ठीक इसका उल्टा बन जाएगा कक्का बटे लाल। जब कक्का बटे लाल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के पर एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको पहले जान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यही होती है, समकोण त्रिभुज पर ही केवल लागू होती है। उसका रूल है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। नोट कर लेंगे इसे कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाएं, शेष दोनों भुजाएं हमारी अगर कर्ण निकल गया तो दो भुजा हमारी क्या बचेगी समकोण त्रिभुज में, आधार और लंब बचेगा।
तो फार्मूला हमारा यहाँ से बन जाता पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाएं के वर्गों का योग, मतलब लंब बचा तो लंब का वर्ग, योग है तो प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति का जब आप सिंपल सा क्वेश्चन हल करेंगे, जब त्रिकोणमिति अनुपात निकालना बताया जाएगा तो उसमें आपको त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान होना आवश्यक होगा, और उस टाइप के क्वेश्चन में केवल दो भुजा का मान देता है, तीसरी भुजा का मान नहीं देता है। तो अज्ञात भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाना पड़ता है। अगर यहाँ से हमें लंब का मान निकालना हो तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर, कर्ण को वहीं रहने दीजिए अपने स्थान पे, तो कर्ण का वर्ग। अब आधार को जब उठा पक्षांतर करेंगे दूसरे पक्ष में, पक्षांतर का मतलब होता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाना, तो जब पक्षांतर होता तो चिन्ह बदल जाता, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, गुणा होता तो भाग, और भाग होता तो गुणा हो जाता है। तो आधार का वर्ग इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आधार का वर्ग। अगर हमें आधार का मान निकालना पड़ जाए तो आधार का वर्ग बराबर फार्मूला बन जाएगा कि कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं कि किसी दो भुजा का मान दिया रहेगा तो हम तीसरी भुजा का मान कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज हमारा दे दिया ए बी सी, ये हमारा समकोण, तो इसके सामने तो यह कर्ण ही हो जाएगा। इसका मान अगर 13 दे दिया या 12 दे दिया, और तीसरी भुजा का मान हमें अब नहीं पता है, क्वेश्चन में लिख दिया है यदि AC बराबर 13 है और BC बराबर 12 है तो हमें AB का मान ज्ञात। तो AC हमारा क्या है, कर्ण हो गया। अब इसमें मान हमें किसका निकालना है, AB का। तो यह कर्ण है, अभी हमें कन्फर्म नहीं है कि कौन लंब है कौन आधार है। तो अगर हम यहाँ थीटा कर दें तो यह लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार। तो मतलब AB जो हो गया वह आधार हो गया। तो आधार हमें AB का मान निकालना है। दो भुजा का मान हमारा दे दिया है, कर्ण AC है इसमें, तो AC का मान दिया 13, और लंब BC है, BC का मान दिया है 12, और आधार हमारा क्या है AB है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो तुरंत हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आधार का मान निकालना तो हो जाएगा आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार हमारा क्या है AB, तो AB का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है AC का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर, AC का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर, BC का मान कितना है 12 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग जो होता है 169, और 12 का वर्ग होता है 144। तो AB का स्क्वायर बराबर 169 में से 44 घटाएंगे तो बचेगा 25। AB का स्क्वायर बराबर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, घातांक दोनों का आपस में बराबर है, तो कभी भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए घातांक बराबर हो तो आधार भी आपस में बराबर होता है। अगर आधार आपस में बराबर हो तो दोनों पक्षों का घातांक भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ घातांक बराबर है, इसलिए AB और 5 दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो AB बराबर क्या आ जाएगा 5, ये हमारा क्या निकल जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें तीनों भुजा का मान ज्ञात करके त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमें ज्ञात करना रहता है।